भाषा में विराम चिन्हों का सही सही उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। इससे एक तरफ जहाँ भाषा की उत्कृष्टता बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर जो उसको पढ़ने वाले लोग हैं उसके मन मस्तिष्क में जो लिखने वाले हैं उनके प्रति यह सकारात्मक विचार आता है कि इनके पास भाषा की अच्छी पकड़ है। प्रत्येक छात्र छात्राएं परीक्षा में अपने प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। उत्तर लिखने के क्रम में कोई छात्र ऐसा है जो उसी उत्तर को लिखा है तो दूसरे छात्र लिखे हैं, उसको परीक्षक किसी को पूर्ण अंक देते हैं और किसी को उसमें से 1-2 नंबर की कटौती करते हैं। यह उसके लिखने की तारतम्यता पर डिपेंड करती है कि वह किस प्रकार लिखे हैं और परीक्षक कितना संतुष्ट है उस परीक्षार्थी के लिखी हुई बातों से। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में आपको भाषा की आवश्यकता पड़ती है और भाषा के सही प्रयोग में वर्तनी का सही उपयोग होना चाहिए, भाषा क्रमबद्ध होना चाहिए, व्याकरणिक नियमों का अनुपालन होना चाहिए और साथ ही विराम चिन्हों का प्रॉपर यूज होना चाहिए। एक एक करके हम सभी पॉइंट्स पे आएंगे। आज के वीडियो में हम विराम चिन्ह पर विशेष जोर दे रहे हैं। विराम चिन्ह होता क्या है कि लिखने में रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। इनके प्रयोग से वक्ता के अभिप्राय में अधिक स्पष्टता का बोध होता है, वक्ता हो या लेखक हो। इनके अनुचित प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है और वाक्य और विराम चिन्ह के बदलने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि उसे रोको मत, जाने दो। यहाँ क्या अर्थ है? उसको नहीं रोको, जाने दो उसको रोको मत, जाने दो। हम क्या किए? मत के बाद विराम चिन्ह लगा दिए, कॉमा लगा दिए। इसका अर्थ हुआ कि उसको जाने दो, निगेटिव हो गया। उसे रोको मत, जाने दो। उसे रोको, हम विराम चिन्ह को मत से पहले रोको पे ही लगा दिए। उसे रोको मत, जाने दो। देखिए कितना फर्क हो गया। वहां है वहां रोक रहा था तो रोको नहीं, जाने दो। यहाँ है वो जा रहा है तो जाने नहीं दो, रोको। तो इसका अर्थ है कि विराम चिन्ह का समुचित उपयोग व्याकरण में होना चाहिए, आपकी भाषा में होना चाहिए। अब विराम चिन्ह का इतिहास कुछ देखें कि हिंदी में जो विराम चिन्ह है वो कैसे कैसे यूज होने लगे। 19वीं शताब्दी में पूर्वार्ध तक हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में विराम चिन्ह के रूप में 1 पाई या 2 पाई का प्रयोग होता था। देखेंगे पहले के जो दोहा वगैरह होंगे उसमें 1 पाई है, उसके नीचे फिर 2 पाई है, फिर 1 पाई है, फिर 2 पाई है। ऐसा आप देखे होंगे पिछले दोहा में जो रहीम का, कबीर का दोहा सब है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद अंग्रेजों के संपर्क में आने के कारण 19वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजी के ही बहुत से विराम चिन्ह हिंदी में आ गए। जैसे कॉमा आप कहते हैं, भले ही आप अर्ध विराम बाद में कहें, लेकिन कॉमा का प्रयोग होने लगा। 20वीं शताब्दी के आरंभ से हिंदी में विराम आदि चिन्हों का व्यवस्थित प्रयोग होने लगा और आज हिंदी व्याकरण में उन्हें पूर्ण मान्यता प्राप्त हो गई है। अब हिंदी में जो विराम चिन्ह का प्रयोग होता है उसको आप करके देखें। हो सकता है कि बहुत सारे विराम चिन्ह ऐसे होंगे जो हिंदी में तो होंगे और साथ में इंग्लिश में भी होंगे। इसलिए ऐसा हमने किया है कि बहुत सारे विराम चिन्ह का नाम आप इंग्लिश में जानते होंगे और हिंदी में उसका नाम नहीं पता, इसलिए दोनों नाम दिए हैं, साथ में उसका चिन्ह दे रहे हैं ताकि आप सुस्पष्ट हो जाए कि
आपको ये विराम चिन्ह, जिन्हें हम हिंदी में ये नाम कहते हैं, एक्चुअली इंग्लिश में इसका ये नाम है और इसका चिन्ह ऐसा है। सबसे पहले आते हैं पूर्ण विराम, जिसको साइन ऑफ फुल स्टॉप, इंग्लिश में इसको सिर्फ एक डॉट लगा दिया जाता है राइट बॉटम प्लेस में, दाहिनी और नीचे के जगह पे, और हिंदी में इसको एक पाई दिया जाता है जो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होना है ये हम क्लियर करेंगे आगे। अर्ध विराम चिन्ह में सेमी कॉलन इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ ऊपर में एक पॉइंट होता है, उसके नीचे एक कॉमा होता है, ठीक, इसको कहते हैं अर्ध विराम। अल्प विराम में एक कॉमा होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह जानते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, उसमें आदिबोधक चिन्ह एक पाई दे के नीचे जो है एक बिंदु दे देते हैं, वो हो जाता है इसमें आदिबोधक चिन्ह साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। जब कोई आश्चर्य होता है, खुशी होती है, तो वहां हम साइन ऑफ एक्सक्लामेशन डालते हैं। उदाहरण चिन्ह जिसको आप कोष्ठक कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, तो साइन ऑफ इन्वर्टेड कॉमाज को ही हिंदी में उदाहरण चिन्ह कहते हैं, ठीक है। जो कॉमा इस टाइप का होता है, दो कॉमा ऊपर में एक तरफ, दो कॉमा एक तरफ। अब आते हैं निर्देशक या रेखिका चिन्ह, जिसको साइन ऑफ डैश कहते हैं, एक डैश लगा देते हैं, ये निर्देशक या रेखिका चिन्ह कहते हैं हिंदी में साइन ऑफ डैश। विवरण चिन्ह साइन ऑफ कोलोन डैश, इसमें दो बिंदु दी रहती है, उसके बीच में से एक डैश देते हैं, इसको कहते हैं साइन ऑफ कोलोन डैश या विवरण चिन्ह। अपूर्ण विराम चिन्ह साइन ऑफ कोलोन, वहां पे डैश नहीं देते हैं, सिर्फ दो बिंदु दे देते हैं। योजक विराम चिन्ह छोटा सा होता है, देखिए अब निर्देशक या रेखिका जो डैश होता है वो बड़ा होता है, योजक विराम चिन्ह छोटा होता है, जैसे माता पिता के लिए छोटा सा डैश देते हैं, वो हो गया योजक विराम चिन्ह साइन ऑफ हाइफन कहते हैं, हाइफन, ठीक है। कोष्ठक जानते हैं तीन तरह के होते हैं, छोटे कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक और बड़ी कोष्ठक, ठीक, हिंदी में भी इसका यूज होता है। साइन ऑफ एलिमिनेशन में प्लस गुना ये सब जो करते हैं, ऑब्लिक ये सब हो जाते हैं साइन ऑफ एलिमिनेशन चिन्ह। प्रतिशत चिन्ह जो हिंदी में होता है वही साइन ऑफ परसेंटेज जो इंग्लिश में है वही हिंदी में भी होता है। समता समानता सूचक चिन्ह साइन ऑफ इक्वालिटी, इक्वल का साइन ये जानते हैं। कारक चिन्ह या पाद टिप्पणी चिन्ह साइन ऑफ फुटनोट, स्टार दे दिया जाता है, और देखेंगे बहुत सारे पेज में एक कंटेंट में स्टार दिया हुआ है और पेज के नीचे एक लाइन खींच के और वहाँ स्टार दे दिया जाता है, स्टार का मतलब बताया जाता है कि इसका मतलब ये होगा, उसके बारे में विवरण लिखी जाती है। इसको तारक चिन्ह या पाद टिप्पणी चिन्ह कहते हैं, साइन ऑफ फुटनोट। त्रुटि चिन्ह साइन ऑफ एरर इंडिकेटर, कहीं कुछ छूट जाता है तो आप ऐसे साइन मार के ऊपर में लिखते हैं, इसको त्रुटि चिन्ह या साइन ऑफ एरर या इंडिकेटर का चिन्ह कहते हैं, जो इंडिकेट करता है जिसके बाद ऊपर है तब नीचे वाला है। क्लियर हो गया। अब ये विराम चिन्ह को हम लोग समझ गए, अब विराम चिन्ह के प्रयोग के बारे में समझते हैं। जिसका भी हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उन सबके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ है भली भांति ठहरना, अर्थात पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर, ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक हों उनको छोड़ देंगे, जो विस्मयादि बोधक वाक्य हों उनको भी छोड़ दिया जाता है, शेष सभी वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे वह खाता है खत्म होगा पूर्ण विराम डाल देंगे, यह पुस्तक अच्छी है खत्म होगा पूर्ण विराम डाल देंगे। दूसरा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ऐसे तो पूर्ण विराम वाक्य के अंत में हुआ, वाक्यांश वाक्य का एक खंड मात्र हुआ, तो यदि वह किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करता हो, जैसे मदमाते नेत्र, ऐसा लग रहा है जैसे है नेत्र, मदमाते नेत्र का मतलब वो
ऐसा झलक रहा है काव्य में कि वो सजीव दृष्टित हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में वहां पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। गोली चितवन, हाँ, गोया बदन, बदन के बाद हम पूर्ण विराम दे दिए। ये ऐसे वाक्यांश है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन हो रहा हो या अर्थ निकल रहा हो। तीसरा कि प्राचीन भाषा के पद्यों में अर्ध ढाली के पश्चात पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे परहित सविस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधमाई। क्या थे क्या? ऊपर वाला में एक पूर्ण विराम और नीचे वाले में 2 विराम हुआ। बताएं कि 19वीं शताब्दी से पहले इसी तरह का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम क्लियर हो गया। अब अर्ध विराम का प्रयोग हम लोग समझते हैं। अर्ध विराम का अर्थ है आधा विराम करना, यानी जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। सामान्यतः अर्ध विराम का प्रयोग किन परिस्थितियों में होता है? तो जहां संयुक्त वाक्यों के मुख्य उपवाक्यों में परस्पर विशेष संबंध नहीं होता है, वहां अर्ध विराम द्वारा उन्हें अलग किया जाता है। संबंधित है तो अलग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि विशेष संबंधित नहीं है तो अर्ध विराम के द्वारा हम उसको अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए परंतु वे सब निष्फल हुए। तो यहाँ परंतु से पहले एक जो उपवाक्य है, इस उपवाक्य के बाद हम लोग क्या किए? अर्धविराम लगा दिए। ठीक। दूसरा है कि मिश्र वाक्यों में प्रधान वाक्य के साथ पार्थक्य प्रकट करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। पार्थक्य का मतलब होता है पृथक करने के लिए। जब मेरे पास रुपये होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा। तो यहाँ एक क्या है? 2 सरल वाक्य है और यहाँ पे पृथक करना है कि मेरे पास शर्त क्या है कि जब मेरे पास रुपये होंगे। तो जब मेरे पास रुपये होंगे, इसके बाद अर्धविराम का प्रयोग कर दिया गया। अर्धविराम में तीसरा नियम है कि अनेक उपाधियों को एक साथ लिखने में उनको पृथक करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर अशोक जायसवाल MA, जायसवाल के बाद कॉमा दिए, कॉमा का हम लोग आगे पढ़ने जा रहे। MA PhD डिलीट, तो MA एक उपाधि है, PhD भी उपाधि है, डिलीट भी उपाधि है। तो इनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए हम लोग अर्धविराम का प्रयोग किए। तो पूर्ण विराम क्लियर हो गया आपका, अर्धविराम क्लियर हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा या कहीं आप कुछ माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो गया, वीडियो को फिर दोबारा बैक करके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं अल्प विराम के प्रयोग पर। अल्प विराम का अर्थ है न्यून ठहराव, यानी बहुत कम ठहराव। वो हुआ ठहराव, वो हो गया पूर्ण ठहराव। अर्धविराम में ठहराव, यहाँ बहुत अल्प ठहराव, बहुत कम ठहराव। वाक्य में जहां बहुत ही कम ठहराव होता है वहां अल्पविराम का प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है। सामान्यतः अल्प विरामों का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में होता है? तो जहां एक तरह के कई शब्द, वाक्यांश या वाक्य एक साथ आते हैं तो उनके बीच अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे रमेश, सुरेश, महेश और वीरेंद्र घूमने गए, तो और से पहले जितना हुआ, महेश है, महेश सुरेश के बीच कॉमा दे दिए, रमेश सुरेश के बीच कॉमा दे दिए, या जनरली यूज करते हैं। दूसरे अल्प और के पहले नहीं होगा, ठीक है, और के बाद वहां कॉमा नहीं लगते, और जब अंतिम शब्द हुआ इसलिए वहां कॉमा नहीं लगता है। दूसरा है कि जब भावातिवेग के कारण शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहां अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे सुनो सुनो, यहाँ ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है, यहाँ सुनो सुनो। देखिए भावातिवेग, भाव अधिक भाव के कारण, भाव विभोर होने का सुनो 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 3 बार कह देते हैं। तो जितना बार बोला जाएगा या लिखा जाएगा वहां पे उनके बीच कॉमा का प्रयोग होगा।
ठीक। तीसरा है कि संबोधन के समय जिसे संबोधित किया जाता है उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। जिसे संबोधित किया जाएगा वहां अल्प विराम का प्रयोग होगा। जैसे वीरेंद्र तुम यहीं ठहरो, यहाँ पे वीरेंद्र को संबोधित कर रहे हैं तो वीरेंद्र के बाद कॉमा का प्रयोग हो गया। चौथा है कि जब हाँ अथवा नहीं को शेष वाक्यों से पृथक किया जाता है तो उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे हाँ मैं कविता करूंगा, तो मैं कविता करूंगा हाँ उत्तर है, तब है कि मैं कविता करूंगा। इसको पृथक करना है तो वहां हम बहुत कम देर के लिए पृथक करना है, हम इसको कॉमा का प्रयोग कर दिए। ठीक। अब आते हैं पर, परंतु, इसलिए, अतः, क्योंकि, बल्कि, तथा, जिससे आदि के पूर्व अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह विद्यालय न जा सका क्योंकि अस्वस्थ था, तो क्योंकि से पहले कॉमा लगा दी, है ना। वह विद्यालय न जा सका परंतु मेला घूमने गया था, परंतु से पहले कॉमा लगा दिए। ठीक। उदाहरण से पूर्व अल्प विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण का अर्थ यह हुआ कि जहां तक हम उसको ऊपर के इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे तो वहां उससे पहले हम ये अल्प विराम लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। राम ने श्याम से कहा, कॉमा लगा दिए, अपना काम करो, अपना काम करो। तो उदाहरण में उसको डाले हैं, कहा क्या तो उसको उदाहरण में डालना होता, तो वहां उससे पहले कॉमा लगा दी। यह, वह, तब, तो, और, अब आदि के लोप होने पर वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह जब जाना ही है तो जाओ, शुद्ध यही होता है, लेकिन तो का लोप कर दिए, तो नहीं लगाए, तो उसके बदले हमको यहाँ कॉमा लगाना होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि यह, वह, तब, तो, और, अब आदि का यदि लोप कर दे रहे हैं तो उसकी जगह पे हम कॉमा लगाएंगे। अगला है कि बस, वस्तुतः, अच्छा, वास्तव में आदि से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में इनके पश्चात अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वास्तव में मनोबल सफलता की कुंजी है, तो वास्तव में के बाद हम कॉमा का प्रयोग कर दिए। तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद तथा सन संवत के पूर्व अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ, तो 2 अक्टूबर और सन 1869 दोनों के बीच को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग कर दिए। अंक को लिखते समय भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमको अगर लिखना है कि 5 से लेकर के 8 तक की लगातार संख्या लिखिए तो 5, 6, 7, 8 लिख दिया जाता है। ठीक। इसके माध्यम से सिर्फ हम हिंदी भाषा आपका स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं, बाकी किसी भी आप सब्जेक्ट में चले जाएं उसको रिटन लैंग्वेज में देने के लिए या वर्बल लैंग्वेज में बोलने के लिए आपको भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उस भाषा की शुद्धता में विराम चिन्ह का अहम योगदान है। अब आते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है। जब किसी वाक्य में प्रश्नात्मक भाव हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, बहुत पहले शब्द है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है के बाद लगा दिए। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अनिश्चय की स्थिति में भी किया जाता है। जैसे आप संभवतः दिल्ली के निवासी हैं, यहाँ पे अनिश्चितता है, हम डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, वो कहेगा हाँ है, तो हम डायरेक्ट प्रश्न में नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन उस पूछने का अर्थ भी यही है कि प्रश्न हम इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं। आप संभवतः दिल्ली के निवासी हैं, तो है के बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए, क्योंकि यहाँ अनिश्चितता की स्थिति है। हो सकता है दिल्ली के नहीं भी हो। व्यंग्य करने की स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे घूसखोरी नौकरशाही की सबसे बड़ी देन है ना, है ना, ये हम व्यंग कर रहे हैं, तो वहां पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर दिए। जहां शुद्ध अशुद्ध का संदेह उत्पन्न हो तो उस पर या उसकी बगल में कोष्ठक लगाकर उसके अंतर्गत प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे
मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, यहाँ हिंदी की पहली कहानी 11 वर्ष का समय मानी जाती है, तो 11 वर्ष का समय के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का लगा दिए। लेकिन कुछ जगह पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। किन परिस्थितियों में, वो भी आपको जैसे मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं। हाँ, मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं उसके पहले नहीं लगा देंगे, क्योंकि कथन ही अप्रत्यक्ष। जिन वाक्यों में प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, उन वाक्यों पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। जैसे मुंबई की राजधानी बताओ, यहाँ पे आज्ञा है कि बताना है उसको, यहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं कर देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछा तो सर बताएं कि नहीं, क्वेश्चन जहां पूछा जाएगा वहां लगाते जाओ, ऐसा नहीं। ठीक है, आज्ञा सूचक पानी लाओ, कहते हैं ना कि आप कि पानी लाओ, तो पानी लाओ, तो यहाँ आज्ञा दे रहे हैं, वो प्रश्न ही पूछ रहे हैं, है ना। चाहे उनका क्या नाम है बताओ, तो वहां हम सिर्फ आज्ञा दे रहे हैं कि बताने के लिए बच्चे को बोल रहे हैं, तो वहां हम साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगा देंगे। अब आते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विवाद, विस्मय आदि भावों के व्यक्ति के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। पहला तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ होता है। जैसे अरे क्या शब्द है, वह अनुतीर्ण हो गया, वाह तुम धन्य हो, वह विस्मयादिबोधक चिन्ह है, शब्द है, तो उसके जस्ट बाद हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का लगा दिए। विनय, व्यंग, उपहास इत्यादि को व्यक्त करने वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। आप तो हरिश्चंद्र हैं, हम व्यंग कर रहे हैं उस पर, एक्चुअली हरिश्चंद्र है नहीं, वो अपने आप को हरिश्चंद्र शो कर रहा, तो आप तो राजा हरिश्चंद्र हैं, हम व्यंग कर रहे हैं, तो प्रश्न वहां विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिए। हे भगवान दया करो, विनय कर रहे, हे भगवान के बाद भी लगा दिए, दया करो पे भी लगा दिए, है ना। यहाँ विस्मय कुछ नहीं है, लेकिन विनय का भाव है। वाह वाह, फिर साइकिल चलाइए, तो उपहास चला रहे हैं, उपहास कर रहे हैं किसी का, साइकिल चला रहा था गिर गया, अब फिर चलाते हुए आप देख रहे हैं, तब कह रहे हैं वाह वाह, फिर साइकिल चलाइए, उपहास कर रहे हैं उसका, मजाक उड़ा रहे हैं, तो वहां भी हम इसमें आदिबोधक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। अब आते हैं उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, जो ब्रैकेट में होता है, एक कॉमा के साथ, या इकहरे चिन्ह होता है या दोहरे चिन्ह होता है। तो किसी लेख, कविता और पुस्तक इत्यादि का शीर्षक लिखने में इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। इकहरे मतलब इक्के गो इन्वर्टेड, ऊपर वाला जो इन्वर्टेड कॉमा होगा, उल्टा कॉमा जो होगा एक एक कॉमा का होगा। जैसे मैंने तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ा, तो यहाँ पुस्तक है, लेख का नाम हो, कविता का नाम हो, पुस्तक का नाम हो, या उसके शीर्षक का नाम, तो एक हम इन्वर्टेड कॉमा देंगे। इकहरे चिन्ह इसको हिंदी में कहते हैं। जब किसी शब्द की विशिष्टता अथवा विलक्षणता सूचित करनी हो, तो इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है, मतलब एक ही इन्वर्टेड कॉमा के साथ। खाना का अर्थ घर होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम घर को कहवे इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिए, कहवे चिन्ह में, उदाहरण चिन्ह में। तीसरा एक उदाहरण के अंतर्गत कोई दूसरा उदाहरण होने पर कहवे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर वर्मा ने कहा है, वर्मा मीन्स महादेवी वर्मा, निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है। तो अब वो पूरे कथन को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखे, निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है, लेकिन यहाँ निराला जी की उस कविता का शीर्षक बोल रहे हैं वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के सड़क पर, है ना। तो वह तोड़ती पत्थर को हम इकहरे उदाहरण चिन्ह में डाल दिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पूरे स्टेटमेंट को हम दो इकहरे उदाहरण में डाले हैं, लेकिन उसका जो पार्टिकुलर शीर्षक है निराला जी का, उसको हम डाले इकहरे उदाहरण में। चौथा है कि जब किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धृत करना होता है,
तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है ना। जो जैसा बोला वैसा ही बोल दिया, हम अपने मन से मैनिपुलेट नहीं किए। सरदार पूर्ण सिंह का कथन है, हल चलाने वाले और भेद चलाने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं, ये उनका कथन है। तो हम पूरा पूरा दोहरे में ढाल दिए। हम उस कथन में कोई मैनिपुलेट करेंगे तब उसको उदाहरण में नहीं डालेंगे। अवतार निर्देशक या रेखिका का प्रयोग कहाँ और कैसे हो? किसी विषय विचार अथवा विभाग के मंतव्य को सुस्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह या रेखिका चिन्ह का प्रयोग होता है। जब विभाग में जाएंगे, विभागीय कार्यकलाप में जाएंगे, वहीं भी किसी पदाधिकारी, कोई भी पदाधिकारी आप बन जाते हैं, किसी कार्यालय में आप कार्य करते हैं, तो आपको भाषा से तो निश्चित तौर पे सामना होता ही है, फाइल के रूप में या मीटिंग में आपको बोलना पड़ता है। तो निर्देशक या रेखिका का प्रयोग किन स्थितियों में होता है? तो पहला कि जब किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धृत करना हो तब उससे पहले रेखिका का प्रयोग किया जाएगा। ये तुलसीदास ने कहा है कि परहित सवस्य धर्म नहीं भाई। यहाँ जो कहा है, जो उनका स्टेटमेंट है, उन स्टेटमेंट को परहित सवस्य धर्म नहीं भाई पूरा का पूरा हम डबल इन्वर्टेड लाइन उद्धरण चिन्ह में कर दिए, दोहरे उद्धरण चिन्ह में हम रख देते हैं। दूसरा है कि विवरण प्रस्तुत करने के पहले निर्देशक रेखिका का प्रयोग किया जाता है। विवरण जब आप प्रस्तुत करते हैं कोई चीज का, जैसे रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूप। तो हैं के बाद विवरण देना है कि तीनों कौन कौन है, तो हम क्या कर दिए, रेखिका का प्रयोग कर दिए। तीसरा है जैसे, यथा, उदाहरण, जब आदि शब्दों के बाद रेखिका का प्रयोग होता है ना। जैसे कहते हैं ना कि विपरीत अर्थ सूचित करने वाले को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आकाश का, आकाश पाताल, उदाहरण चिन्ह डाल दिए, वहां पे हम रेखिका का प्रयोग कर देते हैं। रेखिका का आकाश देके डैश देते हैं, तब पाताल देते हैं। ठीक, वाक्य में टूटे हुए विचारों को जोड़ने के लिए रेखिका का प्रयोग किया जाता है। आज ऐसा लग रहा हूं मैं घर पहुंच गया। आज ऐसा लग रहा है मैं घर पहुंच गया हूं। तो आज ऐसा लग रहा है, ये अलग अलग हैं। यहाँ मिश्र वाक्य के रूप में भी नहीं, जो योजक चिन्ह का भी प्रयोग नहीं किया गया, तो यहाँ हम इसके द्वारा जोड़ने की कोशिश करते हैं, रेखिका के द्वारा जोड़ने की कोशिश की है। किसी कविता या अन्य रचना के अंत में इतिहासकार, रचनाकार का नाम देने से पूर्व रेखिका का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि शायद समझ नहीं पाओ तुम, मैं कितना मजबूर हूँ, मन है पास तुम्हारे लेकिन रहता इतनी दूर हूँ, ओंकारनाथ वर्मा। तो ओंकारनाथ पहले से पहले डैश दे दिए, रेखिका का प्रयोग कर दिए, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह जो कथन है वो ओंकारनाथ वर्मा का है कि शायद समझ नहीं पाओ तुम, मैं कितना मजबूर हूँ, मन है पास तुम्हारे लेकिन रहता इतना दूर। तो जैसे ही ये उसका अपना स्टेटमेंट है, हम उसको कुछ भी मैनिपुलेट नहीं किए हैं, हम उसके बाद क्या कर दिए, डैश का प्रयोग कर दिए, वहां हम रेखिका का प्रयोग कर दिए। संवादों को लिखने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुरेश, क्या तुम स्कूल आओगे? तो यहाँ सुरेश के संवाद करें, सुरेश से नहीं होता है। देखिएगा कहानी, नाटक जो होता है, आपको गद्य में जो नाटक होता है कि अगर महाभारत का नाटक बता रहा है तो यक्ष युधिष्ठिर, तो यक्ष के बाद डैश, फिर क्या बोला यक्ष सो दे देता है, युधिष्ठिर क्या बोला या क्या कह रहा है सो दे देता है, तो डैश दे दिया है। तो वहां पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब आते हैं विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। सामान्यतः विवरण चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है। विशेष रूप से जब किसी विवरण को प्रारंभ करना होता है अथवा किसी कथन को विस्तार देना होता है तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर निबंध लिखिए, तो यहाँ विवरण चिन्ह दे दिए। तो देखा, जयशंकर प्रसाद ने कहा है, यहाँ विवरण चिन्ह दे दिए, 2 बिंदु देके डैश दे दिए। जीवन विश्व की संपत्ति है,
हो गया। इस देश में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे विभिन्न चिन्ह दे दिए, गंगा, सिंधु, यमुना, गोदावरी। अब आते हैं अपूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है। दो जो कोलोन कहते हैं, दो जो है सेमी कोलोन, आप ऊपर में बिंदु नीचे बिंदु रहता है। अपूर्ण विराम चिन्ह विसर्ग की तरह दो बिंदुओं के रूप में होता है, इसलिए कभी कभी विसर्ग का भी भ्रम हो जाता है कि विसर्ग है कि अपूर्ण विराम। फलतः इसका प्रयोग कम होता है। अपूर्ण विराम का स्वतंत्र प्रयोग किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने में होता है, जैसे कामायनी एक अध्ययन, विज्ञान, वरदान या विशाख, तो विज्ञान के बाद हम के लिए अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं योजक चिन्हों का प्रयोग किन स्थितियों में होता है। तो दो विलोम शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, जैसे आना जाना, रात दिन, यश अपयश। द्वंद्व समास के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे गुरु शिष्य, माता पिता, भाई बहन, दोनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में इसका प्रयोग होता है, जैसे घर घर, रात रात, दो दो, घर घर, यही कहानी है। तो घर घर में क्या कर दिए, योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। जब विशेषण पदों का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में होता है तो वहां भी योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है, जैसे भूखा प्यासा, थका मांदा, लूंगा लगा, सबके बीच में योजक चिन्ह लगा दिए। गुणवाचक विशेषण के साथ यदि सा सी का संयोग हो तो उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे छोटा सा घर, नन्ही सी परी, तो नन्ही सी के बीच में योजक चिन्ह लगा दिए, छोटा सा के बीच में योजक चिन्ह लगा दिए। क्लियर हो गया। प्रथम दो प्रथम द्वितीय प्रणर्थक के योग के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे काना से करवाना, जितना से जितवाना, पानी पिलवाना, खाना खिलवाना, है ना, इसके बीच में योजक चिन्ह लगा दिए। कोष्ठक का प्रयोग तो बहुत पहले से आप जान रहे हैं, है ना, फिर भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। जब किसी भाव या शब्द की व्याख्या करना चाहते हैं किंतु उस अंश को मूल वाक्य से अलग ही रखना चाहते हैं तो उनके लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है। जैसे उन दिनों में सेठ जयदयाल हाई स्कूल में हिंदी का अध्यापक था, वहां बीच में आप बताना चाह रहे हैं वो हाई स्कूल अब इंटर कॉलेज हो गया, तब इंटर कॉलेज जो है उसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि पढ़ने वाले को ये लगे कि वो एक्चुअली ये किसके बारे में बोल रहा है, वो स्पष्ट हो जाए। ठीक। दूसरा कि नाटक या एकांकी में निर्देश के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है, राजा का प्रवेश, राजा का प्रवेश हुआ, उसको हम कोष्ठक में डाल दिए। किसी वर्ग के उपवर्गों को लिखते समय वर्णों या संख्याओं को कोष्ठक में लिखा जाता है, जैसे क ख लिखते हैं ना, संख्या 1 2 1 2, क्वेश्चन भी आपको दिया गया था कोष्ठक में डाल के। प्रायः बड़े और मझोले कोष्ठकों का प्रयोग गणित के कोष्ठकों वाले सवालों को हल करने में ही किया जाता है। ठीक। अब आते हैं संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग। तो संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी नाम या शब्द के संक्षिप्त रूप के साथ होता है, जैसे डॉक्टर के लिए डॉ दे के सुनना दे दिए, प्रोफेसर के लिए प्रो दे दिए, पंडित के पंग दे के सुनना दे दिए, है ना, तो उसके लिए जो लगाते हैं वो हो जाता संक्षेप सूचक चिन्ह। इस प्रकार सभी विराम चिन्हों का आप डिटेल स्टडी कर लिए हैं। यदि कहीं कोई कंफ्यूजन है इस वीडियो को बार बार देखें, और उस बाद भी यदि कहीं कंफ्यूजन रह जाता है निश्चित तौर पर हमें आप कमेंट में पुनः उसको क्लियर करने की कोशिश करें।